हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग यानी अंक गणित तर्क शक्ति के संबंध में हमने इसके पहले एक वीडियो यहां पर आपको प्रोवाइड कराया था। तर्क शक्ति के संबंध में जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसको आपने अगर पूरा नहीं देखा तो उस वीडियो को पूरा आपको देखिए, ठीक है। तभी आपको चीज़ें जो है क्रम से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से 3 से 4 या कभी कभी 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी में, ठीक है। बाकी स्टेट पीसीएस में भी एक दो प्रश्न, 3 प्रश्न जो है आने की संभावना रहती है, जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो टॉपिक डिस्कशन करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला था यूपीएससी सीएससी का, यानी जो लोग फॉर्म भरे थे, तो यूपीसीएससी 2024 जो कि आपका एग्जाम मई में कंडक्ट होने वाला था वह हो चुका है कैंसिल, ठीक है। वह हो चुका है कैंसिल। कैंसिल का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है तो ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन के कारण चूंकि आचार संहिता लागू हो गया है, इस कारण यह एग्जाम जो है मई में आपका कंडक्ट नहीं होगा। अब यह जो एग्जाम होगा वह 4 जून के बाद होगा, यानी जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद। अब मान के चलिए कि यह 15 जून के बाद ही होगा, ठीक है। इससे पहले यह आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब आप उछलिए नहीं, ये आपके लिए एक और अवसर है। आप इसमें बहुत मेहनत करिए। अब होली आ रहा है तो आप होली मत देखिए, आपको होली नहीं देखना है, आपको जबरदस्त मेहनत करनी है। अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो हमको हर प्रतिदिन जितना हमको मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब हम इसका नाजायज फायदा हम ना उठाएं, हम इसका भरपूर फायदा उठा पाए। और भरपूर फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब पूरी लगन से मेहनत करेंगे। होली भूल जाइए, आपका होली तब होना चाहिए जब आपका सिलेक्शन जो है हो जाए, तब आप खूब होली मनाइए। आपका उसी दिन होली होगा, होली दिवाली सब आपका उसी दिन होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके जैसा जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो जैसी खुशी होती है ना, वो ऐसी खुशी होती है कि आप उसको जो है डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपका लोकसभा इलेक्शन के कारण जो है यह चुनाव के कारण जो है आपका यूपीएससी का जो मई में एग्जाम कंडक्ट होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया है। यह एग्जाम जो है 15 जून के बाद होगा। जैसे कोई एग्जाम का डेट आता है हम आपको सूचित करेंगे। चलिए, हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, 5 बच्चे टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक को हर एक दूसरे के साथ खेलना है, ठीक है। वे कुल कितने मैच खेलेंगे? तो हम मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे हैं। अब ये जो 5 बच्चे हैं ये अलग अलग के साथ जो है खेलते हैं, ठीक है। ये और एक के साथ एक ही बार खेलते हैं। तो ये जो 1 नंबर वाला बच्चा है ये 2 के साथ खेलेगा, 1 नंबर वाला एक बार 3 के साथ खेलेगा, 1 नंबर वाला बच्चा एक बार 4 के साथ खेलेगा, और 1 नंबर वाला एक बार किसके साथ खेलेगा? 5। अब अगर एक वाला जो है 2 के साथ खेलता है तो 2 के साथ 1 कहिए चाहे 1 के साथ 2 कहिए, बात एक ही है। ये दोनों एक एक बार, यानी 2 1 के साथ खेल चुका या 1 2 के साथ खेल चुका, ये एक बार खेल चुके हैं। मतलब अब 2 1 के साथ नहीं खेलेगा रिपीटेड। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम कहें ये नंबर 2 वाला जो बच्चा है, नंबर 2 वाला बच्चा अब 1 के साथ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 1 और 2 खेल चुके हैं। तो चाहे 1 2 कहिए चाहे 2 1 कहिए, हो चुका है, ठीक है। तो अब ये खेलेगा किसके साथ? 3 के साथ। यह खेलेगा किसके साथ? 4 के साथ। यह खेलेगा किसके साथ? 5 के साथ। यानी 2 द्वारा मैच खेले गए, तो 1 द्वारा कितने मैच खेले गए? 4। 1 2 3 4। 2 द्वारा कितने मैच खेले गए? तो 1 2 3, तो प्लस हम 3 कर लेंगे, प्लस। अच्छा, अब ये जो बच्चा 3 नंबर वाला है यह किसके साथ खेलेगा? 4 के साथ खेलेगा और 5 के साथ खेलेगा। इसके साथ जो पीछे छूटते जाएंगे उनको आप काउंटिंग में नहीं लेंगे। क्लियर है? ठीक है। अगला जो बच्चा है यह 4 जो है किसके साथ खेलेगा? केवल 5 के साथ खेलेगा, केवल 5 के साथ। यानी कुल मैचों की संख्या 4 3 7 3 10, यानी मैचों की जो टोटल संख्या हो जाएगी मेरे भाई,
तो मेरे प्यारे भाइयों यह हो जाएगा 10। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कुल 10 बच्चे मतलब 10 मैचेस जो है खेले गए, जो कि एक दूसरे से प्रत्येक बार एक दूसरे से खेलेंगे, यानी कोई भी दोबारा रिपीटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 3 बेंच भैया खाली रह जाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रहेंगे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो छात्रों की संख्या है, कक्षा में छात्रों की जो संख्या है छात्रों में, ठीक है, उनकी कुल संख्या यक्स है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है भैया? तो कुल छात्रों की संख्या यक्स है। अच्छा, अब ये जो छात्र हैं यक्स जो छात्र है ये बैठते कहाँ है? बेंच पर बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? बेंच पे। तो पहले वाले कंडीशन के अनुसार कहा जाए, देखा जाए, कह रहा है कि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं। तो हम अगर ये पता कर लें कि भैया बेंचों की संख्या कितनी है, तो अगर छात्रों की संख्या अगर आपको पता है तो बेंचों की संख्या भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जितने छात्र हैं और एक बेंच पर जितना बैठता है उससे भाग दे दे तो बेंचों की संख्या पता हो जाएगी। कैसे बेंच निकालेंगे? कुल छात्र जितने बेंच पर बैठेंगे और एक बेंच पर जितने बैठेंगे उससे भाग दे देंगे तो हमको बेंच की संख्या पता हो जाएगी। तो हमारे पास भैया कुल कितने हैं? यक्स छात्र हैं। तो यक्स छात्र हैं कि एक, ठीक है, यक्स छात्र हैं। अब ये एक बेंच पर कितने बैठते हैं? तो 4। तो हम 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी 3 बेंच और क्या हो रहे हैं? खाली खाली हो जा रहे हैं, तो मतलब इस पर कोई बैठते नहीं है, तो +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेंचों की कुल संख्या। क्या हो जाएगी? बेंचों की कुल संख्या पहले कंडीशन के अनुसार। दूसरे वाले कंडीशन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेंच पर अब 3 छात्र बैठे हैं तो फिर इसमें भी बेंचों की संख्या निकाल लो। बेंचों की संख्या, अब कह रहा है 3 छात्र अगर बैठते हैं, ठीक है, तो हमारे तो 3 छात्र बैठे तो 3 छात्र खड़े भी रह जाते हैं, यानी ये बैठ नहीं पाते हैं। यानी तब बैठने वालों की संख्या कितनी है बेंच पर? कुल हमारे पास कितने छात्र हैं? यक्स। इसमें से 3 खड़े रह जाते हैं, 3 बैठ नहीं पाते, तो मतलब बैठने वालों की संख्या आप कितनी कहोगे? तो भैया कहोगे कि यक्स में से 3 घटा दो, उतने बैठे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो यक्स में से हम 3 घटा दिए। ये क्या है? यह वह संख्या जो बेंच पर बैठे हैं। एक बेंच पर कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं, तो 3 से हम क्या कर दिए? भाग दे दिए। ये क्या आ गई? आपकी बेंचों की संख्या हो गई। क्लियर है बात? समझ में? कक्षा एक ही है तो बेंच भी भाई घटे बढ़ेगी थोड़ी, बेंच की संख्या तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में, यानी पहले कंडीशन में दूसरे कंडीशन में बेंचों की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो हम बराबर कर देंगे भैया, क्योंकि कक्षा एक ही है। तो x/4 + 3 x - 3/3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो या इसको अलग कर लो। तो देखो इसको यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा x + 12/4 बराबर x - 3/3। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 3x + 12 यहीं 36 हो जाएगा। 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 4 यहीं 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4x इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x - 4x बराबर -12, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है, -12 - 36, तो ये हो गया -x बराबर -48। दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया आपका मेरे भाई साहब? तो x बराबर 48, यानी उस कक्षा में 48 संख्या है। बेंचों की संख्या निकालनी होती तो यहीं पे x का मान रख दो, तो 48/4, 4 से काटोगे 12, 12 और 3 15। बेंचों की संख्या कितने? 15 बेंच है। तो फिलहाल यहाँ बेंच नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा था छात्रों की संख्या। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न भी मजेदार प्रश्न है। एक कार्यालय में 3/9, 3/9 को अगर काटे तो ये आ जाएगा 1/3, 3 एक का 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। श्रमिक महिलाएं हैं, 1/2 महिलाएं विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं में से 1/3 महिलाओं को बच्चे हैं, ठीक है भैया। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हैं और विवाहित पुरुषों में से 2/3 को बच्चे हैं, तो ऐसे कितने श्रमिक मजदूर हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं जो कुल श्रमिक हैं कार्यालय में काम करने वाले, कुल श्रमिकों की जो संख्या है, कुल श्रमिकों की हम संख्या सपोज कर लेते हैं कि वहां पर कुल श्रमिक कितने हैं मेरे भाई, यक्स है, ठीक है। अब इस यक्स में से 1/3 महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे महिलाओं की जो संख्या होगी, महिलाओं की जो संख्या होगी 1/3, किसका 1/3, यक्स का 1/3 हो जाएगा। यक्स का कितना हो जाएगा, 1/3 का मतलब हो गया यक्स/3, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो यक्स/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स/3 हो जाए। अगर हम पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष की जो संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, तो यक्स भाई कुल कितना है, यक्स है, तो यक्स/3 महिला निकाल दो, महिला को घटा दो, निकालने का मतलब घटाना, तो ये हो जाएगा 3x में से x निकल गया 2x/3, तो x/3 महिला है और 2x/3 क्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो यह पुरुषों की संख्या है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये पुरुषों की संख्या है। अब आ जाओ जिनके बच्चे हैं उनकी अब हम संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो वे श्रमिक, पहले वाले कंडीशन में वे श्रमिक महिलाएं जिनके बच्चे हैं, तो वो कितने हैं जिनके बच्चे हैं, तो जो श्रमिक महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, तो श्रमिक महिलाओं की कुल संख्या कितनी है भाई, तो श्रमिक महिलाओं की कुल संख्या यक्स/3 है। लेकिन इनमें जो विवाहित होंगे उन्हीं के तो बच्चे होंगे, अविवाहित के तो बच्चे होंगे नहीं। तो विवाहित महिलाएं कितनी है, तो 1/2 विवाहित महिलाएं हैं। अच्छा, 1/2 में सबके तो बच्चे हैं नहीं, उसमें से जो विवाहित है उसमें से 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं, तो इसका भी हम 1/3 कर लेंगे। टोटल जो हमारा आ जाएगा यह आ जाएगा भैया यक्स/, तो ये 3 दूनी 6 त्रिक 18। ये ऐसी महिलाएं, विवाहित महिलाएं हैं जिनके क्या हैं, बच्चे। क्लियर है भाई। अच्छा, इसी तरह से हम पुरुषों को भी निकाल लेते हैं। वे श्रमिक पुरुष जिनके बच्चे हैं, तो वे उनकी जो है कुल संख्या कितनी हो जाएगी जिनके बच्चे हैं। तो इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे। तो पहले देख लेंगे भैया पुरुष कितने हैं, तो 2x/3, पुरुषों की संख्या है 2x/3। लेकिन इसमें से विवाहित कितने हैं, तो विवाहित हैं 3/4, 3/4 विवाहित हैं। लेकिन विवाहित में से जिनके बच्चे हैं उनकी जो है वह 2/3 है। कितने हैं, 2/3 है। तो देखो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, देखो 2 दूनी 4 और 2 से 2 ये कट गया। अब बाकी कोई कटेगा नहीं, तो हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा वह आ जाएगा यक्स/3। तो ये वह संख्या है, वह विवाहित महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, यह वह विवाहित पुरुष है जिनके बच्चे हैं। तो अब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वे श्रमिक अब वह चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों कंडीशनों में अगर अब हम देखें तो वे श्रमिक जिनके बच्चे हैं, जिनके क्या हैं, बच्चे हैं, तो वे श्रमिक जिनके बच्चे हैं, तो वे श्रमिकों की हमको संख्या निकालनी है जिनके क्या हो, बच्चे। ठीक है, तो जब श्रमिकों की संख्या निकालनी है तो महिला और पुरुष दोनों को जोड़ लेंगे जिनके बच्चे हैं। तो भैया यक्स/18 ऐसी विवाहित महिलाएं थी जिनके बच्चे थे, और यक्स/3
3 यहाँ पे ऐसे पूर्व विवाहित पुरुष थे जिनके बच्चे थे। एलसीएम भैया दोनों का क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे हो जाएगा यक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 यक्स, यानी टोटल कुल कितना आ जाएगा तो 7 यक्स बटे 18 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कोई नहीं बच्चों, बार बार कॉल आ रहा था। ठीक है, तो 7 यक्स बटे 18 ये कौन सी संख्या है? इसमें महिला पुरुष दोनों हैं जिनके बच्चे हैं। तो अब बिना बच्चे वाले कौन है भैया? तो अब ऐसे श्रमिक जिनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे श्रमिकों की जो संख्या होगी मेरे भाई, हम क्या करेंगे, कुल श्रमिक में से जिनके बच्चे हैं घटा देंगे। कुल श्रमिक हमारे पास यक्स हैं और कितने को नहीं है, तो 7 यक्स बटे 18 ये निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 यक्स बटे 18। 11 यक्स बटे 18 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, तो 11 बटे 18 इंटू यक्स, ठीक है, यानी कुल में से 11 बटे 18, 11 बटे 18 भाग ऐसा है जिनके बच्चे नहीं है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। हर एक गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह सभी 60 प्रश्नों में प्रयास करता है, यानी 60 प्रश्नों को हल करता है, तो उसे कुल 130 अंक प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या बताओ। कुल प्रश्न वह कितना करता है? तो भैया कुल प्रश्न वह 60 करता है। अब 60 में से सही भी होगा गलत भी होगा। सही की संख्या नहीं मालूम है, गलत की संख्या नहीं मालूम है। हम मान लेते हैं सही वह कितने प्रश्न करता है, यक्स प्रश्न जो है सही करता है। तो अब कितने गलत होगा? टोटल 60 किया, 60 में से यक्स सही है, तो इसका मतलब 60 माइनस यक्स प्रश्न क्या करेगा? वह गलत करेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? अच्छा, अब एक प्रश्न सही करता है तो 4 अंक मिलता है, तो यक्स प्रश्न अगर सही करेगा तो कितने अंक मिलेंगे? तो आप कहोगे भैया 4 यक्स अंक मिलेगा, है ना? क्लियर। अच्छा, गलत प्रश्न अगर करता है तो 1 अंक क्या किया जाएगा? काट लिया जाएगा, यानी -1 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में। अच्छा, फिर दोनों का जोड़, तो यानी अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो क्या आ गया? -60, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 और ये हो जाएगा प्लस यक्स। ये सही अंक हैं, ये गलत वाले हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए? 130। तो दोनों को भैया हम क्या करें? जोड़ दें यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ दिया, बराबर कर दिया 130। तो यहाँ 4 यक्स और यक्स ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यक्स। 60 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, भाई माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 60 और 130 ये 190। यक्स से आप भाग दीजिए, तो मतलब 5 से भाग दे दीजिए, तो यक्स 190 बटे 5, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40। यक्स का क्या हमने माना था? यक्स हमने माना था सही प्रश्न, यानी सही प्रश्नों की जो संख्या है वह 38 है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों वह हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है यह भी। क्या कह रहा है कि ABCD पत्तों का एक खेल खेलते हैं। तो ABCD 4 लोग हैं, ये पत्ते खेलते हैं। A B से कहता है, कौन कहता है? A B से कहता है। A B से कह रहा है, क्या कह रहा है? A B से कहता है कि अगर मैं आपको 8 पत्ते देता हूं, 8 पत्ते देता हूं, किसको देता हूं? B से कह रहा है कि अगर मैं आपको मतलब B को, ठीक है, B को 8 पत्ते देता हूं तो आपके पास C के बराबर पत्ते होंगे। अगर इसको 8 पत्ते मिल जाएंगे
इसको 8 पत्ते अगर मिल जाएंगे तो 8 पत्ते मिलेंगे, मिलने का मतलब है प्लस होना, यानी इसके पास कितने हो जाएंगे, b प्लस 8 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपको यह किसके बराबर पत्ते हो जाएंगे, c के बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को? ठीक है भैया, बी को 8 पत्ते दे दिया, किसने दे दिया, ए ने दे दिया। अच्छा होंगे, और मेरे पास मतलब ए के पास कह रहा है कि जो ए के पास होगा, तो ए के पास जब 8 पत्ते दे दिया तो बचा कितना, तो इसके पास बचेगा भैया ए माइनस 8 हो जाएगा, ए माइनस 8 हो जाएगा। तो मेरे पास सी की तुलना में 3 कम होंगे, सी की तुलना में क्या होंगे, 3 कम होंगे। थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं, ठीक है। तो इसके तो 8 पत्ते कम हो गए, तो कह रहा है कि सी की तुलना में 3 कम है, सी की तुलना में 3 क्या है, कम है। तो बराबर करने के लिए हम हमेशा अपोजिट में करते हैं, हम सी में 3 घटा दें, अगर हम 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कह रहा है कि सी से 3 कम है, सी से 3 कम 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 कौन है, ये ए माइनस 8 है। समझ में बात आ रही है कि जब 8 पत्ते दे दिया तो 8 पत्ते घट गया, अब ए के पास जो भी बचा, 8 घटाने के बाद जो भी ए को बचा वह सी से 3 कम है। तो दोनों आपस में बराबर क्या होंगे, या तो हम सी में 3 घटा दें या फिर ए में जोड़ दें, तो दोनों की संख्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो बराबर करने के लिए मैंने अपोजिट साइड कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा ए बराबर सी, 8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 में से 3 निकल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। हमने मान लिया इक्वेशन नंबर ये हो गया सेकेंड। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत? चले, फिर कह रहा है आगे, फिर कह रहा इसके अलावा, अब इसके अलावा कह रहा है, बी से कह रहा है वह, इसके अलावा अगर मैं सी से 6 पत्ते ले लूं, किससे ले लेता है, ये 6 पत्ते ले लेता है। तो थोड़ा सा इसको, अगर मैं मतलब ए जो है पत्ते लेता है, किससे लेता है, सी से लेता है। ठीक है, कितने पत्ते लेता है भैया, 6 पत्ते लेता है। तो इसके पास कुल कितने हो जाएंगे, 6। अगर मैं सी से 6 पत्ते ले लेता हूं, ठीक है, तो सी के पास कितना बचेगा, सी के पास सी माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो मेरे पास, तो जो मेरे पास जब 6 पत्ते मैं ले लूंगा तो मेरे पास कितने के हो जाएंगे, डी से दुगने पत्ते हो जाएंगे, डी के दुगने के बराबर हो जाएगा, डी के दुगने के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर कह रहा है यदि बी और डी के पास 50 पत्ते हैं, यानी बी और डी को दोनों के पत्तों को मिला दिया जाए, बी और डी के दोनों पत्तों को मिला दिया जाए, तो कह रहा टोटल 50 पत्ते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये थर्ड था, ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, बहुत आसान है। तो पूछ रहा है सी के पास कितने पत्ते हैं, किसके पास, सी के पास कितने पत्ते हैं। तो देखो भाई, सी यहां भी है, सी यहां भी है, ठीक है ना, दोनों में ही सी है। अब दोनों में ही सी है तो पहले आप क्या करो, ए और सी को ही यहाँ पे अलग कर दो। तो ये देखो, ये हो जाएगा आपका a माइनस 5 बराबर सी, और यहाँ b प्लस 8 बराबर सी है, यहाँ भी बराबर में सी है, यहाँ पे भी बराबर में सी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दोनों, यानी जब राइट राइट आपस में, राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट वाले भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये हो जाएगा a माइनस 5b बराबर b प्लस 8, या हम ऐसा कह सकते हैं कि a माइनस b बराबर 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 5 13। बात समझ में आ गई? तो एक हमारा ये बन गया, इसको थोड़ी देर ध्यान में रखें। अच्छा, d का, अब यहाँ देखो 2d है, तो यहाँ से d का मान जो है निकाल लो। तो b प्लस डी का मान निकालोगे तो ये 2 का गुणा है, तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा, भाग। हम यहाँ पे डी का मान रख रहे हैं कितना, a प्लस 6/2। a प्लस 6/2 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, डी बराबर जब लिखोगे तो ये 2 आ जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ पे हमने डी का मान यहाँ से निकाल करके इसमें रख दिया। क्लियर है, बराबर क्या है, 50। 2 का इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस a प्लस 6 बराबर, ठीक है, 2, अब पूरा बटे 2 हो जाएगा, तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आपको
आना चाहिए। ठीक है, तो a+2b बराबर आ गया मेरे भाई 94, 6 उधर जाएगा तो 94 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a+2b बराबर कितना आ गया, 94 आ गया। घटा लो, इतना समीकरण तो आपने बहुत बचपन में हल किए होंगे। ठीक है, ये कट गया, ये हो गया आपका -3 का b बराबर 94 में से 13 निकल गया तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 1, और 9 में से 1 निकल गया 81, -81। तो b बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, 27 तिया 81 ना, भाग देना तो आपको आता है। b का मान आ गया, तो b का मान अब इसी वाले में रख दो, ये वाले में b का मान यहाँ 27 रखोगे, b का मान 27 रखोगे तो 27 ये -27 हो जाएगा, 27 उधर जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 40। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। a का मान कितना आ गया 40, हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है a, इसका मान। तो c बराबर क्या था, तो देखो यहाँ पर, यहाँ देख रहे हो ये वाला c बराबर क्या है a-5, a का मान कितना है 40 है, तो 40 में से 5 घट गया, तो 40 में से 5 घट गया तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 35 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो 13 और 27 ये हो जाएगा 7 3 10, 2 1 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 40। पूछा किसका है, सी के पास कितने पत्ते हैं। ठीक है, तो सी के पास पूछा है पत्तों की संख्या। ठीक है, सी के पास जो पत्तों की संख्या हो जाएगी, हमको लगता है यहाँ पे ए का पूछा जाना चाहिए था। ए के पास कुल कितने पत्ते होंगे, तो ए के पास टोटल पत्तों की संख्या कितनी होगी 40। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, सभी को बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है चले अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा प्रश्न था। एक चरवाहे के पास कुल 17 भेड़ थे, 9 के अलावा सभी की मृत्यु हो गई, उसके पास कितने भेड़ बचे थे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, देखें किसका किसका इसका सही आंसर आता है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आपको सही आंसर यानी आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वही हम देखना चाहते हैं कि आपका इसमें कितने लोगों का सही आंसर आता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करो इसमें। ठीक है, देखते हैं कितने जो है मुंडी यहाँ पर भेड़ों की संख्या गिर पाते हैं। ठीक है, चलो सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। 17 भेड़ थे, 9 के अलावा सभी की मृत्यु हो गई, तो कितने शेष बचे, कितने जो है शेष बचे। तो भैया 9 ही तो बचे हैं। कह रहा है कि 9 के अलावा सब मर गए, तो बचे कितने, 9 ही तो बचे हैं, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 9। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक पक्षी निशानेबाज से पूछा गया कि उसके थैले में कितने पक्षी थे। उसके थैले में, अपने थैले में वो पक्षी रखा हुआ था। उसने उत्तर दिया कि सभी चिड़िया थे लेकिन 6 को छोड़कर। सभी चिड़िया, चिड़िया मतलब छोटी जो चिड़िया होती है ना, उसको हम चिड़िया कहते हैं, जो छोटी उड़ती है। तो लेकिन 6 को छोड़कर, 6 को छोड़कर, 6 को छोड़कर। ठीक है, कह रहा था कि उसने उत्तर दिया कि सभी चिड़िया थे लेकिन 6 को छोड़कर, यानी 6 को छोड़ दीजिए। ठीक है, सभी कबूतर थे लेकिन 6 को छोड़कर, सभी कबूतर थे लेकिन 6 को छोड़कर। ठीक है, अच्छा, और फिर कह रहा है और सभी बतख थे लेकिन 6 को छोड़कर। तो ऐसे कंडीशन में आप दिमाग आप थोड़ा सा अगर लगाएंगे तो 3 + 3 आप कर लीजिए। 3 ये बहुत ही आसान है, हमेशा जब भी रहे तो इसका हाफ कर लीजिए। ये चिड़िया हो गया, ये कबूतर हो गया, ये कबूतर हो गया, और क्या था, बत्तख था, ये बत्तख हो गया। अब आओ देखो मिलान कर लेते हैं। सभी चिड़िया थे, 6 को छोड़कर, 6 बचे कि नहीं, 6 को छोड़ करके सभी क्या थे, चिड़िया थे। फिर कह रहा है कि सभी को सभी कबूतर थे, सभी कबूतर थे 6 को छोड़कर। 3 और 3 6, 6 को अगर छोड़ दिए थे तो सभी क्या हैं, कबूतर हैं। सभी को छोड़कर 6 को छोड़कर सभी क्या हैं, बतख है। 6 को छोड़ दीजिए तो 6 को, ये 3 और 3 कितने हो गए 6,
यानी टोटल संख्या कितनी है उसके थैले में? 9 है। उसके थैले में कुल संख्या कुल कितनी है? 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा प्रश्न था यह, लेकिन बहुत आसान था। क्लब के 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। हर बार एक सदस्य एक खेल हार जाता है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। कोई टाई मैच नहीं होता है। विजेता निर्धारित करने के लिए खेली जाने वाली मैचों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? कुल कितने हैं? 30 सदस्य। तो बेहद आसान है भैया, अपने आप से स्वयं से तो खेलेगा नहीं, मतलब कुल कितने मैच खेलेगा? 29 मैच जो है खेलेगा। तो जो विजेता होगा, विजेता की बात हो रही है, कुल मैचों की संख्या नहीं बात हो रही, विजेता विजेता कुल कितने मैच खेलेगा। तो जो जीतेगा विजेता वो अंत तक जाएगा। वह कहां तक जाएगा? अंत तक जाएगा। तो कुल कितने मैच खेलेगा? सबसे एक एक बार खेलेगा तो वह 29 मैच खेलेगा मेरे प्यारे भाइयों। कितने मैच खेलेगा? 29। विजेता की बात हो रही, कुल मैचों की संख्या अगर होती तो बात दूसरी होती, तब आंसर दूसरा होता। लेकिन जो विजेता की बात कर रहा है तो विजेता भाई कोई एक ही होगा और वह अन्य 29 लोगों के साथ एक एक बार जो है मैच जीत करके विजेता बनेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29। चलिए अगला प्रश्न। एक आदमी 2 रंगों के मोजे पहनता है, काला और भूरा। उसके पास एक दराज में कुल मिलाकर 20 काले रंग के मोजे और 20 भूरे रंग के मोजे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उसे अंधेरे में मोजे लेना है। कभी कभी आप मोजे लेते हो ना, अंधेरे में खो जाता है, लाइट कट जाती है, तो अंधेरे में आप जो है आपको पता होता है कि हाँ हमारा यहाँ चीज रखा है, तो आप एक बार जैसे कोई चीज अगर आप ढूंढते हो अंधेरे में, है ना, एक बार टच करते हो, 2 बार टच करते हो, तो यानी 1 2 3 बार में आपको वह मिल जाता है, क्योंकि आपको आइडिया होता है। तो उसको भी पता है भैया कि हमारा जो मोजा है वो दराज में रखा है, लेकिन उसमें 20 भूरे रंग के मोजे हैं और 20 जो है काले रंग के मोजे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कितने मोजे बाहर निकालने होंगे कि वह समान रंग की जोड़ी निकले। अच्छा एक चीज बताओ, दराज में अगर अलमारी में जो है 20 मोजे जो है रखे हैं, ये मिरर हो गया देखने के लिए, है ना, दराज में, तो ये दराज हो गया। अब इसमें से वह जो है मेजों को खोल करके निकालता है। ठीक है, निकालता है। तो जब वह मोजे को निकालेगा बाहर, जब मोजे को बाहर निकालेगा, तो मान लो पहला मोजा निकला, पहला मोजा निकला, तो पहला जो मोजा होगा, ठीक है, जो पहला मोजा निकलेगा जोड़ी का, ठीक है, जोड़ी नहीं निकलता है, पहला मोजा निकलता है। ठीक है, तो पहला जब मोजा निकलेगा तो हम मान लेते हैं कि भाई कौन कौन से रंग के हैं, एक भूरा है और काला है, भूरा और काला, तो मान लेते हैं भूरा निकला। अच्छा, दूसरी बार जब वह मोजा निकालता है तो हम मान लेते हैं दूसरी बार जो मोजा निकला वह काला निकल गया। अच्छा, तीसरी बार हम मान लेते हैं मोजा जो निकला वह भूरा निकल गया। ठीक है, अब देखो 2 भूरे हो गए कि नहीं? जब 2 भूरे हो गए तो बस एक ही जोड़ी चाहिए उसको, चाहे भूरे का मिल जाए चाहे काले का मिल जाए। ठीक है, कंडीशन ऐसा भी हो सकता था, ये तीसरी बार जब निकालता है ना, कंडीशन ऐसा भी हो सकता था कि भूरा न निकल के क्या निकल जाता, काला निकल जाता। ठीक है, दूसरी बार क्या निकल जाता, भूरा। तो मैक्सिमम संख्या पूछ रहा है कि कितने मोजे बाहर निकालने होंगे कि वह समान जोड़ी के मिल जाएं। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या होगी वह 3 होगी। जो न्यूनतम संख्या होगी वह कितनी होगी? न्यूनतम संख्या जो होगी, मतलब जैसे कि सही अगर मुझे निकालना है, जोड़ी वाले निकालना है, तो हम जैसे मेज दराज में से निकाले, एक निकाला काला निकल गया, अगली बार निकाला भूरा निकल गया, फिर अगली बार निकाला फिर काला निकल गया, तो 2, अब कोई भी 2 काले मिल जाए चाहे भूरे रंग जाए, उनको जोड़ी मोजे चाहिए। तो मैक्सिमम उसको कितने प्रयास करने होंगे? 3 प्रयास में ही उसको सही मोजे मिल जाएंगे। ठीक है, सही प्रयास में, यानी 3 सही प्रयास में निकल मोजे जो है मिल पाएंगे। बात समझ हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्रयास और दूसरे प्रयास में, यानी पहले प्रयास में ही काला निकल जाए, दूसरे प्रयास में भी काला निकल जाए, ऐसी भी संभावना है। लेकिन हमको एक उपयुक्त आंसर देना है। मान लो अगर नहीं निकला तब, तो ऐसा आंसर दीजिए कि वह किसी को काट ना पाए।
तो 3 बार प्रयास में कोई भी आपको काट नहीं पाएगा। 2 तो भाई एक ही कलर के होंगे, चाहे भूरा चाहे काला। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला भी प्रश्न मस्त मस्त है। अरुणा ने एक केक को 2 आधे हिस्सों में काट दिया। ठीक है, तो अरुणा ने जो है केक को 2 आधे हिस्सों में क्या कर दिया, काट दिया। तो ये हमने बना लेते हैं केक। तो ये हो गया आपका केक, ये हो गई कैंडल। ठीक है, ये हमारा हो गया केक। अब केक को आधे हिस्से में काट लिया जाता है। ठीक है, आधे हिस्से में काट लिया गया, आधा हिस्सा आपका ये बचा। अब इस आधे हिस्से में से इस आधे हिस्से में से वह कितने पार्ट करती है, 6 पार्ट करती है। कितने, 6 पार्ट करती है। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ज़्यादा कर दिया क्या भाई, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 और ये 6। तो ये 6 भाग कर दिया। हर एक छोटे टुकड़े का प्रत्येक टुकड़ा जो है 20 ग्राम है। कितना ग्राम है, 20 ग्राम। ये जो छोटा टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटा टुकड़ा है ये 20 ग्राम का है। कितने ग्राम का, 20 ग्राम। तो 6 टुकड़े हैं तो कितने ग्राम के हो जाएंगे, तो आप कहोगे 120 ग्राम। तो 120 ग्राम, ये आधा ही तो हिस्सा था और आधा हिस्सा ये वाला इधर है, तो 120 ग्राम और है। तो कुल कितने ग्राम का केक था भैया, तो 240 ग्राम का हमारा यहाँ पर केक था, यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक मोटर यात्री ब्रिस्टल से बर्मिंघम तक 4 अलग अलग रास्तों को वह जानता है। ठीक है, कहाँ से, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल जो है शहर का नाम है। तो ब्रिस्टल से कहाँ जाता है वह, बर्मिंघम। ब्रिस्टल से कहाँ जाता है, बर्मिंघम, बर्मिंघम। और ब्रिस्टल से बर्मिंघम के लिए जाने के लिए उसको 4 रास्ते पता है। 1 रास्ता, ठीक है, 2 रास्ता, 3 रास्ता और ये 4 रास्ता। कुल कितने रास्ते पते हैं उसको, 4 रास्ते जो है पते हैं। ठीक है, वह किसी एक रास्ते का अनुसरण करके बर्मिंघम जा सकता है। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है कि बर्मिंघम से शेफील्ड तक वह 3 अलग अलग मार्गों को जानता है। फिर वह बर्मिंघम से आगे चलता है, कहाँ, शेफील्ड। और यहाँ पर उसको जाने के लिए उसको कितने मार्ग पता है, 3 मार्ग पता है। कितने मार्ग पता है, 3 मार्ग जो है उसको, 3 रास्ते जो हैं पता है। ठीक है, 3 रास्ते पता है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मार्ग पता है। और शेफील्ड से कार्सिले, अभी एक और है भाई कार्लिस्ले, क्या है, कार्लिस्ले। तो यहां से उसको कार्लिस्ले, ठीक है, कार्लिस्ले, ठीक है, ये मान लो कार्लिस्ले है। तो कार्लिस्ले से जाने के लिए उसको कुल कितने मार्ग पता है, शेफील्ड से कार्लिस्ले, तो वह 2 मार्गों को जानता है। कितने मार्ग को, 2 मार्ग को। तो यहाँ पे 2 मार्ग को और जानता है। तो जब भी अगर इस तरह से प्रश्न रहे, इतने इतने मार्गों को जानता है, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी कुल कितने तरीके होंगे, 24 तरीके होंगे। कुल तरीकों की संख्या, यानी वो 24 प्रकार से जा सकता है। ठीक है, 24 प्रकार से जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब भी अगर इस तरह से रास्ते वाला हो कि यहाँ से यहाँ जाने के इतने रास्ते हैं, वहां से वहां जाने के लिए इतने रास्ते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा कुल कितने रास्ते हैं। ठीक है, उतनी तरह से वह जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, यह भी मजेदार प्रश्न है। 366 पृष्ठों वाले पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकन देने में उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या है। भैया अंकों की कुल संख्या, अंक मतलब समझ रहे हो, अंक भाई जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 0 नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी पुस्तक में 0 पृष्ठ नहीं लिखा होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप एक चीज याद रखो, जैसे जो पुस्तक होती है, जो पेज होते हैं, ठीक है, जो पेज होते हैं किताबों के, तो ये किताब है,
ठीक है। तो जो किताब के जो पेज होते हैं, ठीक है, पेज, तो एक पहले तो पृष्ठ जान लो, एक तो पहले आप पृष्ठ जान लो, पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, पृष्ठ यानी एक तरफ, जो एक तरफ जैसे जो पेज होता है एक तरफ का जो सरफेस होता है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो ये किताब ही है, तो ये जो किताब है तो किताब का जो ये एक भाग होगा, इधर पेज होगा, और यहाँ पर जो अंक लिखा जाएगा भाई पेज नंबर 1 होगा तो यहाँ 1 होगा, जीरो कभी इससे शुरुआत नहीं होती, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, पेज आप पलटोगे यहाँ 3 होगा, फिर अगले पेज 4 होगा। इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेज यानी पृष्ठ कहते हैं। और एक होता है आपका पन्ना, जो पन्ना पलटते हो, तो एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, एक पन्ने में कितने होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ का मतलब सरफेस, पृष्ठ का मतलब सरफेस, ठीक है, तो ये आप जानते रहिए। तो पूछ रहा है कि कितने पृष्ठ हैं, 366 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, 366 पृष्ठों की संख्या 366 है। तो 366 अगर पृष्ठ हैं तो 366 पृष्ठों पर जो हम अंक डिनोट करेंगे, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। अब जैसे मैं भाई 366, जैसे मान लो पेज नंबर मैंने हम लिखा कि पृष्ठ संख्या 136, तो इसमें 136 हम जो ये कहेंगे तो अंक एक बार 1 आया है, 3 जो है 1 बार आया है, 1 6 बार आया है। जैसे 133 है तो 3 2 बार प्रयोग हुआ है, 1 1 बार प्रयोग हुआ है। 111 है तो 3 बार 1 का प्रयोग हुआ है। तो अंकों को गिनना है, क्या गिनना है, अंकों को, कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी उस पृष्ठ पर लगाने के लिए। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाइयों। तो अंकों की संख्या, और अंक 1 से लेकर 9 तक ही होंगे, इन्हीं का यूज करना है। इन्हीं से 2 अंकों वाले बनेंगे, इन्हीं से 3 अंकों वाली संख्या बनेंगे, इन्हीं से 4 अंकों वाली संख्या बनेगी। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम 1 अंक वाली की अगर हम बात करें तो 1 अंक वाले में कुल कितने जो है पृष्ठ होंगे, 9 ही तो पृष्ठ होंगे। पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, 9, ठीक है। 1 अंक वाले भाई 1 से लेकर 9 तक होंगे। एक अंक वाली जो संख्या होगी, 1 अंक वाली जो संख्या होगी वो 9 पृष्ठ पर ही तो लिखी जाएगी। पहले पृष्ठ पे लिखा, दूसरे पे लिखा, तीसरे पे लिखा, चौथे पे पलट करके लिखते चले गए। समझ में बात आ रही है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, 2 अंक वालों की संख्या कितनी होगी, 2 अंक वाले, अब 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। उसमें डिजिटों की संख्या कितनी होगी, 2 2 बार होगी। डिजिटों की संख्या कुल कितनी होगी, 2 2 बार होगी, ठीक है। तो 2 अंक वाली जो टोटल संख्या होगी, ठीक है, 2 अंकों वाली जो संख्याएं होंगी, जैसे 10 है, 11 है, ठीक है, 12 है, कहाँ तक होगा, 99 तक होगा। कहाँ तक होगा, 99 तक होगा। ऐसे में इनके कुल अंकों की संख्या निकालनी है। ये नहीं गिनना है कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार, ये नहीं निकालना है, अंकों की संख्या निकालनी है। तो 2 2 अंक हैं, ठीक है, 2 2 अंक हैं यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, 2 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। कितनी बार, तो कहाँ से था, 10 से कहाँ तक था, 99 तक। 10 से कहाँ तक था, 99 तक। तो यहाँ पे कुल संख्या इनकी कितनी होगी, अगर मैं 1 से कहता 99 तक तो 99 होगी। 9 संख्याएं निकाल दो तो बचे कितने, 90। कितने बचे, 90, यानी 90 पृष्ठ पर, 90 पृष्ठ पर, कितने पृष्ठ पर, 90 पृष्ठ पर, ध्यान में रखना है, 90 पृष्ठ पर 2 2 अंक लिखे हैं, ठीक है, 90 पृष्ठ पर 2 2 अंक लिखे हैं। और यहाँ पे कुल कितने 9 अंक थे, 9 अंक थे। तो ये 9 दूनी कुल कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18, यानी 180 अंक हो गए। समझते चले बड़े ध्यान से। यहाँ 9 पृष्ठ पर 9 अंक लिखे गए, यहाँ 90 पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर 2 2 अंक लिखे हैं। भैया 10 है, 2 अंक है, 11 है, 2 अंक है। तो 90 पृष्ठ पर 2 2 अंक लिखे हैं, तो कुल कितने अंक लिखे गए, 180 अंक लिखे गए। पृष्ठ गिनते रहिएगा क्योंकि हमको 366 पृष्ठ तक चलना है। कितने पृष्ठ हो गए, 9 इधर, 90 इधर, तो 99 पृष्ठ हो गए अभी तक। अच्छा, अब 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली अगर हम संख्या देखें तो 3 अंकों वाली संख्या में अब भाई 100 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। अब अगर 100 से अंक जो है शुरू होगा तो 100 में कितने अंक है,
3 अंक हैं। 100 में कितने अंक हैं? 3। 1 2 3। अब ये मैंने पहले कहा तो 0 इधर नहीं लिखा, शुरुआत में 0 नहीं लिखा जाता, लेकिन 10 में लिखा जा सकता है, 100 में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पृष्ठ संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पृष्ठ संख्या 0 से नहीं स्टार्ट होगी, 10 में 0 आए वो सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, 100 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक हम चलें कि अभी हमारा पृष्ठ जो है 99 तक पहुंचा, तो 99 में ये घटा दो, 99 में घटाओगे तो 16 में से 9 निकल गया 7, यहाँ बचा आपका 15 में से 9, तो 15 में से 9 निकल गया आपका 6, ये हो गया 267। कितने पेज बचे? 200। और इसमें हर एक पृष्ठ पर कितने अंक होंगे? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अच्छा कितने? 267 तक। 267 क्या पृष्ठ हैं? 267 क्या पृष्ठ हैं? इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से ऊपर हो जाएगा तो 4 अंक का हो जाएगा। 3 सते 21, 3 छक 18 और 2 20 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कितना हो गया? 801 अंक लिखे जा चुके 267 पृष्ठों पर। तो 267 पृष्ठों पर कितने अंक लिखे गए? 801 अंक लिखे जा चुके। तो कुल कितने अंक हो गए? तो हम सभी अंकों को, ये जो आया है, यह जो आया है और यह जो आया है, सभी को हम जोड़ देंगे तो 801, 180 और 9, तो 9 और 1 10, ये 9 और 8 और 1 9, यानी कुल टोटल कितना हो जाएगा? 990। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत इसमें? बड़े ध्यान से समझिएगा, इसका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये अक्सर जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बगीचे में आम के पेड़ों की संख्या, आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, पंक्तियां हमेशा ऐसी होती हैं। ठीक है, ये 1 पंक्ति हो गया, 2 पंक्ति हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे कुल कितने होंगे? 10 पंक्ति हो गए। ठीक है, 10 क्या हो गए? पंक्ति हो गए। अच्छा, 10 पंक्ति हो गए। ठीक है, 10 पंक्ति और 12 कालम। कालम खड़े पर होते हैं तो 1 कालम, 2 कालम, 3 कालम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने कालम होंगे? 12 कालम हो गए। ठीक है, 12 कालम हो गए। ठीक है, और ये 10 पंक्ति हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? 2 पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है और बगीचे की सीमा के सभी किनारों से 1 मीटर छोड़ करके, यानी 1 मीटर छोड़ करके, जैसे जो खेत है वो 1 मीटर छोड़ा गया है दोनों तरफ से, यानी इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, ऊपर से भी 1 मीटर और नीचे से भी 1 मीटर, सभी किनारों से 1-1 मीटर क्या कर दिया गया? छोड़ दिया है। तो पूछ रहा है कि बगीचे की लंबाई, तो बगीचे की लंबाई कौन वाला होगा मेरे प्यारे भाइयों? तो यही तो होगा जिस ये वाला, ये लंबाई होगी, ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो लंबाई, अब देखो ये कितने खाने थे? ये खाने थे, ये जो कालम थे, कितने कालम थे? 12 कालम थे। कितने कालम थे? 12 कालम थे। ठीक है, और पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है, यानी जो 2 पेड़ लगे हैं वह 2-2 मीटर के अंतराल पर लगाए गए हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अगर कहूँ 2 मीटर के बीच के अंतराल पर अगर लगाए गए हैं, तो यहाँ पर अब देखो 1 मीटर इधर छोड़ दिया गया, 1 मीटर इधर छोड़ दिया गया। तो 1 मीटर जब दोनों तरफ छोड़ दिया जाएगा तो ये यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, 1 यहाँ से यहाँ तक 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 2 22, कितना है? 22। ठीक है, 22, 1 मीटर इधर छोड़ दिया गया, 1 मीटर उधर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो पूछा है बगीचे की लंबाई, बगीचे की सीमा सभी किनारों से 1 मीटर की छोड़ी गई है। ठीक है, तो 1 मीटर छोड़ी गई है तो केवल कितनी है? 22 मीटर है। ठीक है, जिसमें बगीचा लगा हुआ है उसमें केवल 22 मीटर है, 1 मीटर को छोड़ करके। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
कई दोस्तों ने एक पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाद्य पर 96 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। कितने लोग गए पिकनिक पर नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं पिकनिक पर जाने वालों की जो संख्या है वह यक्स है। अच्छा ठीक है। अच्छा 96 रुपए खर्च करने के लिए योजना बनाएंगे, उनमें से 4 हालांकि नहीं आए। ठीक है, यानी पहले तो योजना बनी थी यक्स लोगों को जाने की, लेकिन बाद में जब ऐन वक्त आया, जब जाने का वक्त आया पिकनिक पर, तो 4 लोग नहीं गए, यानी 4 लोग अब्सेंट रहे, तो यक्स माइनस 4 लोग बचे। ठीक है, परिणाम स्वरूप शेष लोगों में प्रत्येक व्यक्ति को 4 रुपए अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। पिकनिक में भाग लेने वालों की संख्या थी, तो हम मान लेते हैं पिकनिक में भाग लेने वालों की संख्या कितनी थी, यक्स थी। अच्छा जब यक्स लोग जाते तो एक के ऊपर कितना खर्च आता, तो हम क्या करते भैया, यक्स से भाग दे देते, तो हमको पता चल जाता कि कितना खर्च आता, क्योंकि 96 रुपए टोटल खर्च था, कुल लोग थे यक्स, तो यक्स से भाग देते तो एक लोगों का पता चल जाता कि एक लोगों को कितना रुपए खर्च करना पड़ता। अब बात समझ में आ रही, तो ये रुपया है एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति जो है खर्च करेगा उसका रुपया है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत। अच्छा लेकिन 4 तो गए ही नहीं, जब 4 गए नहीं, पैसा तो उतना ही खर्च होना है, पैसा उतना ही खर्च होना है, लेकिन ये 4 गए ही नहीं। जब 4 ये गए ही नहीं, तब जो है 4 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो ये जो हमने निकाला 96/x-4, यह एक व्यक्ति का है, यह क्या है, एक व्यक्ति का खर्च है। लेकिन अब यह बताओ, तो वो कह रहा कि जब 4 लोग नहीं गए तो 4 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है प्रत्येक को। अब गए केवल एक व्यक्ति को कितना खर्चा करना पड़ रहा है, इतना। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 4 रुपए का ही तो है, एक व्यक्ति का। तो एक व्यक्ति अगर ये गए होते तो 4 रुपए का डिफरेंस ही ना आता। अब जब नहीं गए 4 लोग तो 4 रुपए का डिफरेंस आया, तो इन दोनों का क्या निकाल लोगे आप, डिफरेंस। ये अधिक है क्योंकि इसमें लोगों की संख्या कम है। तो आप क्या करोगे, 96/x-4 माइनस 96/x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। आप ऑप्शन से रख करके भी आप चेक कर सकते हो, चाहे हल कर लो, चलो हल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 96x हो जाएगा, माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 × 96 अभी कर दो। ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा x-4 बराबर 4। ठीक है, 96 से 96 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 4 × 96/x, गुणा कर लो इसका, x² माइनस 4x बराबर 4। 4 से 4 ये भी कट गया, अब केवल 96 बचा, तो ये इधर आ गया, तो x² माइनस 4x, ठीक है, बराबर 96। 96 इधर ले आओ, तो x² माइनस 4x माइनस 96, 96 का फैक्टर करो, तो यहाँ पे 96 का फैक्टर करो कि घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 16 छक्का 96। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8 से अगर करें, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा -b यानी 4 प्लस -b² यानी 16 माइनस 4 × 96/2। ठीक है, जब ना समझ में आए तो पाइथागोरस जो है या फार्मूला यूज करें, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, क्या माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 4 आप निकाल लो, तो 4 अगर हम यहाँ पे काम 16 निकाल लो, तो 16 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बाहर निकल आएगा, और ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, यानी 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 96। ठीक है, 96 यहाँ क्या बचा, तो 16 तियाँ 48। ठीक है, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, 1 49 यानी 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 आ गया, अब बटे में 2। ठीक है, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हम यहाँ पे जो आंसर आया यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। अच्छा यहाँ 2 बचा है, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो 2 प्लस माइनस 14/2। हम वैल्यू किसकी लेंगे, प्लस की, माइनस लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस लेना नहीं है, तो 14 और 2 कितना हो गया 16/2, यानी पिकनिक पर जाने वालों की संख्या कितनी थी, 8 थी।
ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, डायरेक्ट जो ऑप्शन से 8 यहाँ रखते, आपको सीधा आंसर यहाँ मिल जाता। हमने आपको बस कैलकुलेशन के लिए यह बताया। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, सभी लोग जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट आप जरूर कर दिया करें, और मन लगा के पूरी तैयारी करें। यूपीएससी का अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो पूरे मन से अच्छे तरह से लगे रहिए। या टाइम आपको एक्स्ट्रा थोड़ा मिल गया तो आप इसमें और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।